नमस्कार। कोजागरी की चौपाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमें पटना से ज्वाइन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अतुल उपाध्याय। और पप्पू यादव ने झारखंड में कहा, रांची में एक जनसभा में, कि उनके पास उन्होंने जिस तरह की देश की सेवा की है वो सेवा प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़ी है। और उन्होंने जिस तरीके से कोविड के दौर में लोगों की मदद की और जिस तरह से उन्होंने पैसे और दूसरी दवाइयां बांटी, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और उनके पास प्रधानमंत्री का की जो टीम है और प्रधानमंत्री का जो पूरा वो है, क्या कहते हैं, उससे भी ज्यादा उनके पास समृद्धि है। ये बात उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में कही है, लेकिन इसी बात पे बात करने के लिए आज अतुल सर हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रुपेश जी। एक बात जो मैं समझना चाहूंगा, पप्पू यादव 6 बार सांसद रह चुके, 1 बार विधायक भी रह चुके। उनकी लोकप्रियता भी बहुत है, बिहार में उनकी स्वीकार्यता जिस तरह से है, उसके बावजूद भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी सफल क्यों नहीं हो पाई? देखिए, पप्पू यादव बिहार में लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और अपने क्षेत्र में तो खासे लोकप्रिय हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कहीं भी कोई घटना हो जाए वो तत्काल पहुंच जाते हैं, लोगों को अनुदान देना हो, मदद करनी हो, इसमें भी हाथ खोल के मदद करते हैं। लेकिन देखिए, बिहार की राजनीति में पप्पू यादव का जो पदार्पण हुआ वो दूसरे तरीके से हुआ। देख लीजिए, जैसे आप धर्मांतरण शब्द आपने सुना होगा जी। एक धर्म से दूसरे धर्म में जब लोगों का परिवर्तन होता है तो उसको धर्मांतरण कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में। और राजनीति में इसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ नेतांतरण हुआ। तो 90 के दशक में जो बाहुबली थे वो बड़ी संख्या में राजनीति ज्वाइन कर रहे थे। तो मतलब का जो मूल काम था वो तो लठायत वाला था, लेकिन बाद के दिनों में वो राजनीति में चले आए। जी। तो धीरे धीरे वो नेता तो बन गए और पॉपुलर फिगर भी बन गए, लेकिन जो विशुद्ध राजनीति होती है उसकी जो बारीकियां होती हैं या पब्लिक से संवाद करने का जो तरीका होता है या राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से आपको कहाँ क्या कहना है नहीं कहना है, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो उनमें वो परिवर्तन नहीं आ पाया। तो झारखंड का तो आप बयान देख रहे हैं पप्पू यादव जी का, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो थोड़ा दूसरे नजरिए का है। अब जैसे मैंने भी सोशल मीडिया पे ही देखा कि उनके पास भारत सरकार से ज्यादा संपत्ति है। कोविड काल में उन्होंने प्रत्येक भारतीय को 2,000 रुपए का 2,000 रुपए की मदद की। तो कुल मिला के देखिए तो ये जनता को बरगलाने वाला बयान है, इसलिए कि जब आप उनका एफिडेविट देखेंगे, चुनावी एफिडेविट देखेंगे, तो शायद उनकी संपत्ति उतनी नहीं है। तो ये एक पब्लिक के मन में एक भ्रम पैदा करने जैसी स्थिति है, या क्या कहाँ क्या बोल जाना है, तो उसपे बहुत टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है चूंकि। लेकिन पप्पू यादव का कंट्रोवर्सी जरूर रहा। कंट्रोवर्सी के साथ ही, जैसे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उन्होंने कहा मुंबई जाने के पहले ही कि 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई का पूरा प्रभाव खत्म कर देंगे। और ये क्या पप्पू यादव जबरदस्ती सारे, मतलब आप बैल मुझे मार टाइप का ये बयान क्यों देते हैं सर? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पप्पू यादव का जो बैकग्राउंड रहा है तो दबंग नेता रहे और दबंगई से राजनीति भी की। तो मुंबई में जो हत्या हुई बाबा सिद्दीकी की, तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कई सारे बयान आ रहे थे और कई लोग क्लेम भी कर रहे थे कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने ये वारदात को अंजाम दिया है। तो पप्पू यादव के लिए ये मुद्दा बहुत प्रासंगिक नहीं था, लेकिन अचानक से वो इसमें कूद पड़े। और उसके बाद सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि उनके जो समर्थक हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने एक टैगलाइन शुरू कर दिया कि बाघ का करेजा। तो जब आप नेता हैं और पब्लिक फिगर हैं और
और आपके हाँ जी। समर्थक जब आपके अंदर बाघ का कलेजा ढूंढना शुरू कर देते तो जाहिर तौर पर आपका उत्साह और बढ़ता है। बिल्कुल। लेकिन बाद के दिनों में फिर नई कहानी भी सामने आ गई कि भाई पप्पू यादव को किसी ने फ़ोन करके धमकाया और तो उन्हें भारत भारत के गृह मंत्री को पत्र भी लिखा और जेड श्रेणी की सुरक्षा भी मांगी। तो कुल मिला के एक चर्चा में रहने का एक जरिया भी इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई की कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं। और बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों हुई, क्या हुई, उसके पीछे का पूरा घटनाक्रम क्या था, जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। इस बीच राजनीतिक माइलेज देने के लिए इसको देखा जा सकता है कि पप्पू यादव कूद पड़े थे, लेकिन बाद के दिनों में वो बैक हो गए और इस पर बात करने से भी परहेज करने लगे। अच्छा, इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं कि जो उनके पास धमकियां आ रही हैं, उसमें कुछ धमकी देने वाले कुछ उनके अपने ही लोग हैं, कोई दिल्ली में कोई सज्जन पकड़े गए, वो उनके ही अपनी टीम के या उनसे जुड़े हुए थे। क्या मतलब इस तरह की चर्चा पटना में या बाकी आपके न्यूज स्फीयर में भी इस तरह की चर्चा हो रही है क्या? देखिए, इस तरह का कोई प्रामाणिक तथ्य तो सामने नहीं आया कि धमकी देने वाला पप्पू यादव का ही कोई करीबी व्यक्ति था। हाँ, ये ज़रूर आया कि भाई उस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई और उसने शायद फ़ोन करके उनको धमकाया था, या वो एक ज़रिया था पप्पू यादव को फ़ोन करवाने का। तो पप्पू यादव का करीबी ही पप्पू यादव को धमकी दे रहा था, या ये पूरा घटनाक्रम एक प्लान्ड आप कह लीजिए कि था। तो इसका कोई प्रामाणिक तथ्य अभी तक तो सामने नहीं आया है। जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाएगी, इस पे कहना बड़ा उचित नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, फिर वही एक सवाल जो कि पप्पू यादव को जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको मात्र 2% वोट मिलता है। लेकिन ऐसे जब आप बिहार की राजनीति को करीब से देखिएगा तो उनका बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है, जो उनके लिए लड़ सकता है, जो उनके लिए सड़क पे नारे लगा सकता है। और ये क्या उनका समर्थक वर्ग ज्यादा मुखर है या क्या होता है, या वो एक पॉलिटिकल एंटिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्या बात है? देखिए, मैं पप्पू यादव के परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, हर चीज़ का एक न्यूसेंस वैल्यू होता है। जी। तो आप देखेंगे कि राजनीति में आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि अगर हम किसी को गाली देंगे तो हम ज़्यादा पॉपुलर हो जाएँगे, या किसी की आलोचना करेंगे तो अ, मुझे बहुत दमदार नेता के रूप में लोग जानेंगे, या मेरी पहचान एक अलग नेता के तौर पे बनेगी। तो पप्पू यादव का जो बैकग्राउंड है, तो ज़ाहिर तौर पे उनके समर्थक भी उनको फ़ॉलो करते हैं और उनके फ़ॉलोवर ये मान के चलते हैं कि अ, बातचीत के ज़ोर से ज़्यादा डंडे के ज़ोर पे बात मनवाई जा सकती है। तो उनका प्रदर्शन या जब भी कुछ आंदोलन होता है, तो थोड़ा एग्रेशन उसमें ज़रूर दिखता है। जैसे जी। रेल रोक देना, रेल के आगे लेट जाना, या बहुत तरह का एग्रेशन आपको दिखेगा उनके प्रदर्शनों में। आप पुराने वीडियोज़ में जाएँगे तो आपको दिखेगा। तो देखिए, नेता का असर उनके समर्थकों पे होता है। डाउन द लाइन चीज़ें जाती हैं नीचे, तो व्यक्तित्व उनका थोड़ा मुखर है और वजनी नेता है, इसलिए समर्थक भी थोड़े उत्साहित रहते हैं। जी। अच्छा, पप्पू यादव को कोई राजनीतिक ठौर क्यों नहीं मिल सका, या उनको उस तरह का राजनीतिक ठहराव क्यों नहीं मिल सका? क्या पप्पू यादव का कद इतना बड़ा है कि दूसरे राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता उनको पचा नहीं पाते हैं, या पप्पू यादव में खुद में इतना विचलन है कि वो ठहर नहीं पाते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव शुरुआत के दिनों में लालू प्रसाद जी की पार्टी राजद से जुड़े रहे और वहीं से उनकी पहचान बनी थी। जी। लेकिन ईडी में पप्पू यादव के लिए उतना स्कोप नहीं था कि वो एक बड़े नेता के तौर पे उभर पाए। जी। तो उन्होंने राजद से किनारा होना ही मुनासिब समझा। बाद के दिनों में आप देखेंगे कि वो कांग्रेस से भी जुड़ने का प्रयास करते रहे। की पत्नी रंजीत रंजन जो है वो कांग्रेस की राज्यसभा सांसद भी हैं, और फिर आखिरकार वो कांग्रेस से जुड़े भी। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कर लिया कांग्रेस के साथ।
लेकिन इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ बिहार में, तो उनके टिकट का मामला फंस गया था। राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो था, लेकिन राजद नहीं चाहता था कि पप्पू यादव को वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने दे। तो राजद के चलते कांग्रेस ने भी उनके टिकट की घोषणा नहीं की और आखिरकार पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन एक तरह से आप देखेंगे कि वो कांग्रेस के समर्थन में जरूर हैं, लेकिन कह लें कि बिहार में पप्पू यादव फिलहाल तो अकेले ही दिखते हैं और किसी राजनीतिक दल से अभी तक जुड़ के बहुत उभरते हुए नेता नहीं बन पाए। ओके। पप्पू यादव की जो राजनीतिक क्रेडिबिलिटी है अतुल जी, वो क्या लगता है कि वो जिस तरह से एक तरह से जन नेता के तौर पे भी दिखते हैं, कई बार उनकी छवि एक बाहुबली नेता के तौर पे भी दिखती है, और दूसरा ये है कि जिस तरह के पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में या देश के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए, तो कई बार ऐसा भी लगता है जो उनके बयान आते हैं, खासकर अभी हाल में जो झारखंड के बयान को जिस तरह से नेशनल मीडिया ने जिस तरह से स्पेस दिया, क्या लगता है कि पप्पू यादव अपने राजनीतिक यात्रा के उस मुकाम पे खड़े हैं जहां पे उनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है? देखिए, पप्पू यादव पब्लिक फिगर तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और जनता के लिए वो काम भी करते रहे। अपने क्षेत्र में वो लगातार लोगों की मदद भी करते हैं। मेडिकल फीस हो, डॉक्टरों की फीस हो, बिजली की समस्या हो या इस तरह की जो बुनियादी समस्याएं होती हैं उसको लगातार उठाते भी रहते हैं। पार्लियामेंट में भी जब आप उनके स्पीच को देखेंगे तो बहुत दमदार तरीके से बोलते रहे हैं। लेकिन बहुत सशक्त नेता के तौर पे आने वाले दिनों में पप्पू यादव कोई स्पेस बना पाएंगे अपने लिए, ये कहना भी मुश्किल है। क्योंकि बिहार में देखिए, भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के सामने अपने अस्तित्व का सवाल है। तो उसके नेता के तौर पे अभी तेजस्वी यादव उभर रहे हैं और पप्पू यादव और तेजस्वी यादव चूंकि दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं, तो जाहिर तौर पे एक बयान में दो तलवार तो रह नहीं सकते। तो बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल का जो आप देखेंगे दायरा, वो बड़ा जी। व्यापक है पप्पू यादव जी की तुलना में। और पप्पू यादव की पहचान ही लालू परिवार से रही है शुरुआती दौर में, तो इसलिए पप्पू यादव को अपने लिए एक स्पेस बनाना और तेजस्वी यादव को बाईपास करके एक बड़ा नेता बन जाना यादवों का, ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल है अभी फिलहाल। अतुल जी, कई बार ऐसा लगता है कि पप्पू यादव के जो समर्थक हैं, जो खासकर एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी इस तरह का कैरेक्टर दिखाई पड़ता है, जो उनके समर्थक हैं, कई बार लगता है खुद पप्पू यादव के लिए वो एक तरह से उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो रहे हैं। क्या इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव के समर्थक बहुत जुझारू हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और यही वजह है कि वो लगातार चुनाव भी जीतते रहे। लेकिन अभी आप कभी-कभी उनके लिए मुश्किलात भी पैदा कर देते हैं। अब जैसे आप लॉरेंस बिश्नोई का जो मामला अभी हाल के दिनों में उठा था, तो पप्पू यादव उस मामले से खुद को किनारा करना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया पे जब आप देखेंगे, तो लोगों ने उनको बाघ का कलेजा कह के संबोधित करना शुरू कर दिया। और जी। जब कोई नेता अ, फिर कोई कंट्रोवर्शियल बयान में या किसी विवादास्पद चीज़ में फँस जाता है और उसके समर्थक ही जब उसको झाड़ पे चढ़ाने लग जाएँ, तो उसके लिए बैक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाद के दिनों में उन्होंने जैसे-तैसे करके पल्ला अपना तो झाड़ लिया, लेकिन वो हाल के दिनों में उनके समर्थक भी उससे वापस हो रहे हैं और बाघ का कलेजा वाला जो एक स्लोगन चला था बीच में, अ, उसको शायद उन्होंने जी। समझाया कि भाई ये उचित नहीं है और पप्पू यादव ने उसको किसी तरह से मैनेज कर लिया। ठीक बात है। अतुल जी, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने बहुत शानदार पक्ष रखा बिहार के इस पूरे के पूरे नाटकीय राजनीति पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रुपेश जी।